हेलो स्टूडेंट, जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स का अगला चैप्टर अपना सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर। स्पेशली चैप्टर में हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड को हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये जानने से पहले हम एनर्जी बैंड की बात करते हैं। अब एनर्जी बैंड होते क्या, उसको डिस्कस करने के लिए अगर मैं सोडियम का एग्जाम्पल लूँ, हम जानते हैं सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका ऑर्डर लिखिए तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके, तो ये जो 3s1 है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर अभी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जब हम सोडियम का एक और एटम लेंगे तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो सोडियम के एटम्स को जब हम आपस में मिलाएंगे तो उनके इंटरेक्शन से एक सॉलिड बनेगा सोडियम का, और उससे होगा क्या, जितने भी सोडियम के एटम्स हैं उन सबका 1s2 वाला जो एनर्जी लेवल्स है वो आपस में क्या होगा, कंबाइन होता जाएगा। जैसे ये एनर्जी बैंड हो गए, एनर्जी लेवल्स, ये जो बैंड बना है ये है 1s2 वाला। ओके, इसी तरह से 2s2 वाला, इसी तरह से 2p6 वाला और फिर 3s1 वाला। बट हम जानते हैं कि 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन के आने की जगह खाली है, तो इससे क्या होगा कि ये 1s2, 2s2, 2p6 इनके इलेक्ट्रॉन तो कभी भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेंगे, पर ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक बैंड वो खाली है, तो 3s1 को अगर देखें तो ये दो एनर्जी है इसमें, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन है बस, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जितने भी सोडियम एटम को जब आप मिलाओगे तो होगा क्या कि 3s1 का जो पहले से भरा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ जो एनर्जी लेवल से वो कंबाइन होकर एक बैंड बना लेंगे, उसको बोला जाएगा वैलेंस बैंड। और जो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है इसमें ना, एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये एनर्जी लेवल्स भी एक बैंड बनाएंगे जिनको बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनसे जो बैंड बनेगा उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से उसको बोला जाएगा वैलेंस बैंड। और जो जगह खाली है उनसे जो बैंड बनेगा उसको बोला जाएगा कंडक्शन बैंड। तो यही मेन चीज़ है अपनी, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम का अगर एग्जाम्पल है Mg, तो मैं बताया इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। और ओके, ये 3s वाला जो बैंड है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, पर उसके बाद 3p भी आता है, ये पूरा 3p वाला पूरी तरह से खाली। तो होगा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3s और 3p के कॉम्बिनेशन से 2 तरह के बैंड बनेंगे। एक बैंड होगा वैलेंस बैंड और दूसरा बैंड होगा इसमें कंडक्शन बैंड। तो इस तरह से सॉलिड में 2 तरह के बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। सबसे पहले अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें तो द एनर्जी बैंड फॉर्म बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी हमने डिस्कस किया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से जो बैंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। इट इज ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन से भरा रहेगा। इट इज द बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, ये जो बैंड होगा इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा एनर्जी वाले से एनर्जी लेवल के कॉम्बिनेशन से बैंड बनेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल टू एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो सोर्स होगा, जैसे मान लो कि कोई भी सॉलिड उसको आपने किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जैसे बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी या सेल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसको एनर्जी देने की कोशिश करेंगे। पर इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी गेन नहीं कर सकते। ओके, और अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो करंट भी फ्लो नहीं करेंगे, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी तरह से करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। ओके, द हाइएस्ट एनर्जी लेवल्स विच कैन ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन कॉल्ड फर्मी लेवल्स, यानी इस बैंड में वो 2 एनर्जी लेवल्स जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के और 0 केल्विन पर उन इस वैलेंस बैंड के उस एनर्जी लेवल्स को हम बोलेंगे क्या, फर्मी लेवल। तो ये बात हुई किसकी, वैलेंस बैंड की। तो मोटी मोटी बात क्या है वैलेंस बैंड में कि इनके इलेक्ट्रॉन्स करंट में कभी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। और क्यों नहीं करते कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल सोर्स से कोई एनर्जी गेन नहीं कर सकते। ओके, और ये जो बैंड बनेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के कॉम्बिनेशन से बैंड बनेगा। ओके, ये मेन चीज़ है अपने लिए। चले अगला बैंड देखते हैं हम, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर होता है, जैसे हमने इस डायग्राम में देखा, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड के ऊपर वाला जो बैंड होगा उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। द हायर एनर्जी लेवल बैंड, ये जो बैंड होगा ये वैलेंस बैंड से भी हायर एनर्जी लेवल का होगा।
इट इज़ द ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रॉन मोस्टली नहीं होंगे, ओके। इट इज़ अ पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, या होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन से होंगे, मतलब कंप्लीटली फिल नहीं होगा जैसे वैलेंस बैंड फिल होता था। अब पार्शली कैसे होंगे अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल सोर्स से आसानी से एनर्जी गेन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और आप जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है करंट में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि सॉलिड में दो तरह के बैंड बनते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ओके। चले अगला है फोरबिडन एनर्जी गैप, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन जो गैप होगा उसको हम डेल्टा ईजी यानी एक एनर्जी गैप के रूप में डिफाइन करेंगे। ये एनर्जी गैप क्या होगा, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ईजी यानी फोरबिडन एनर्जी लेवल की इक्वल होगा। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं, मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, वो इस बेन डायग्राम के बेसिस पर डिफाइन किए जाते हैं कि सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इंसुलेटर में क्या होगा और कंडक्टर में क्या होगा। तो बेन डायग्राम के बेसिस पर हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि तीनों सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंस है, कंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा और इंसुलेटर में क्या होगा। ओके, आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से सॉलिड में कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट इज कंडक्टर, और इसमें हमने एग्जांपल लिया सोडियम का जो कि मोनोवैलेंट मेटल है। सोडियम में अभी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट वाला जो बैंड जो एनर्जी लेवल था 3s, वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फील था और एक जगह खाली थी दोनों के, और दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनल जब इंटरेक्शन होगा सॉलिड से सोडियम एटम्स का और उससे सॉलिड बनेगा तो इस टाइप का बैंड स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। और डेल्टा ईजी जो है फोरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है। और ये जो ओवरलैपिंग मतलब ये कॉम्बिनेशन है 3s एनर्जी लेवल्स का। अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल ले तो उसमें क्या होगा, 3s और 3p आपस में कंबाइन होकर कंडक्शन और वैलेंस बैंड बनाएंगे। और ये ओवरलैपिंग मतलब दोनों बैंड आपस में मिलकर जो कॉम्बिनेशन का है तो कुछ वैलेंस बैंड का कुछ पोर्शन कंडक्शन बैंड में होगा, कंडक्शन बैंड का कुछ पोर्शन वैलेंस बैंड में होगा, जी ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर अगर इस कंडक्टर की बात करें तो क्योंकि डेल्टा ईजी बहुत स्मॉल यानी 0 इलेक्ट्रॉन ऑर्डर का है, तो अगर आप कोई भी सोर्स लगाओगे तो नॉर्मली अगर सोर्स देखें तो 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करता ही है। तो इतनी एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस कारण से इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ये तो बात हुई कंडक्टर की। ना अगला है अपना इंसुलेटर। इंसुलेटर का बैंड डायग्राम इस टाइप से दिखेगा आपको। ये कंडक्शन बैंड है जो कम्प्लीटली एम्प्टी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जो वैलेंस बैंड है वो फ्री वैलेंस बैंड है जो कम्प्लीटली फिल है इलेक्ट्रॉन से। इसमें जो डेल्टा ईजी का ऑर्डर होता है 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और इतना हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना हाई डेल्टा ईजी है कि हम जब सोर्स लगाएंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, ओके। इस कारण से इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है और रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है, ओके। नाउ जो मेन चीज़ हमको पढ़नी वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम आपको इस टाइप से दिखेगा। ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। इनका जो डेल्टा ईजी होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्डर का होता है। जैसे जस्ट एग्जाम्पल लें हम कि जर्मेनियम की अगर बात करें, अगर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसके लिए डेल्टा ईजी का वैल्यू होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन के लिए होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही। इस डायग्राम में मैंने कुछ यहाँ पर ये गैप बनाए, जैसे केविटी टाइप कंडीशन बनाई है। तो इसमें ये जो केविटी टाइप कंडीशन दिख रही है आपको, एक्चुअल में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये होल्स है। अब होल्स का मतलब क्या है उसको समझने के लिए जब जर्मेनियम का एग्जांपल लेते हैं, चलो जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने 4 जगह खाली, यानी जर्मेनियम के का एक एटम जर्मेनियम के 4 एटम के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड बना रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल लिया, जर्मेनियम का एक एटम क्या करे अपने सराउंडिंग जर्मेनियम के 4 एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब जब 0 केल्विन की बात करें, 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर होता है वो जस्ट लाइक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। यानी आपको उसका बैंड डायग्राम ऐसा दिखा है जैसे इंसुलेटर है। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होगा और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होगा।
ओके, किस टेम्परेचर की बात करें हम, 0 केल्विन, यानी 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर है उसका बिहेवियर जस्ट लाइक इंसुलेटर होगा। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करो, मान लो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, जैसे रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन की जब बात करें, तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे। कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होकर एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा चुका है। ओके, और जहाँ पर जगह खाली होगी उस खाली जगह को, स्पेस को हम बोलेंगे क्या, होल्स। ओके, तो होल्स एक तरह से क्या है, जब एनर्जी ड्यू टू थर्मल एनर्जी बॉन्ड के ब्रेक होने से जो स्पेस क्रिएट होती है उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं किससे, होल्स। और होल्स होते हैं हमेशा किसमें, वैलेंस बैंड में। और होल्स का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब होल्स से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो जंप करके किसमें जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो ये डिफरेंस हो गया इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। और मेन चीज़ जो हमको यहाँ पर पता लगी कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं, होल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होल्स और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, यानी मेन मेन प्रॉपर्टी क्या दोनों में। तो अभी हमने सेमीकंडक्टर की बात की थी, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस की थी वो कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स भी होंगे। अब होल्स क्या होते हैं, इनके लिए कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। तो एक बार फिर हम डायग्राम को बनाते हैं कि जर्मेनियम का जो एक एटम होगा वो जर्मेनियम के 4 एटम के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ओके, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और मान लो कि रूम टेम्परेचर की बात करें, तो कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसके ब्रेक होने से ये इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी गेन करके सी बी यानी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से या कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसको हम नाम दे रहे हैं होल। ओके, ये कंडीशन होती है होल की। और होल हमेशा किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में। तो पहले डेफिनेशन की बात करें होल की, तो व्हेन an electron is removed from covalent bond it's leave a vacancy behind, this vacancy is called hole और कोटर। इनको कई बार कोटर भी बोला जाता है। तो जो वैकेंसी क्रिएट हुई इसी को हम होल का नाम दे रहे हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट है, दे आर एडिशनल करंट कैरियर बिकॉज नेबरिंग इलेक्ट्रॉन कैन मूव इनटू इट। तो ये जो होल्स बने हैं इस वैलेंस बैंड में, ये एक तरह से क्या है, एडिशनल करंट कैरियर्स है। अभी तो हम करंट कैरियर को ओनली इलेक्ट्रॉन से ही डिफाइन करते थे, या फिर अगर मान लो कि कोई केमिकल सॉल्यूशन है तो उसमें H प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते थे, बना। पर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करंट कैरियर जनरेट हुए हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं होल या कोटर्स। ओके, तो एक तरह से एक्स्ट्रा करंट कैरियर। अब एक्स्ट्रा करंट कैरियर कैसे है उसको समझे, तो जैसे यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई तो इसका इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। और ये वैकेंसी किसके अंदर है, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में होगा क्या, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी से अगर मान लो ज़्यादा एनर्जी नहीं है बॉन्ड, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल में चला जाएगा। फिर यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा। फिर ये जो स्पेस क्रिएट हुई है उसको फिल करने के इधर वाला इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं एटम टू एटम यानी होल में। और ऐसा लगता है कि वो उन इलेक्ट्रॉन के मूव करने से भी, मतलब उन इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट फ्लो होगा और ऐसा लगेगा कि होल मूव कर रहे हैं। ओके, तो उन होल से यानी जो कोटर क्रिएट हुए उसमें क्या होगी, जो आसपास वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव कर सकते हैं ना। तो होल इज जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी इन पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और अगर देखा जाए तो इन पर जो चार्ज होता है वर्चुअल चार्ज होता है, नो फिजिकल चार्ज ऑन इट, यानी एक्चुअल में कोई चार्ज नहीं होता। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर तो एक्चुअल में चार्ज है, पर होल्स में कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि होल एक तरह से मूव नहीं करते, पर ऐसा लगेगा कि मूव कर रहे हैं। बस होगा क्या कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। जैसे हमने बोला कि यहाँ जैसे होल क्रिएट हुआ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया, तो ये वाला जो स्पेस क्रिएट हुई थी वो तो फिल होगी, पर यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगी। फिर इस तरह से चलता जाएगा तो ऐसा लगेगा कि होल चल रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उनके जाने से भी करंट फ्लो होगा। ओके, तो इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से वो फ्रीली, मतलब कितनी आसानी से वो मूव कर सकता है। तो होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिव क्या होती है, कम होती है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन इन सीवी, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, जिनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम जानते हैं। वाइल होल इन वीवी यानी वैलेंस बैंड में, यानी जो होल्स जो भी बन रहे हैं, चाहे वो यहाँ से जंप करने से ये होल बना, यहाँ से जंप करने से होल बना, ये सब होल्स किस में होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। तो ये मेन डिफरेंस है कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यह पता लगी कि सेमीकंडक्टर में देर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे जो कि कंडक्शन बैंड में। देर आर एक्स्ट्रा करंट कैरियर भी है, और एक्स्ट्रा करंट कैरियर कौन है यहाँ पर, होल्स है। ओके, चले आगे अब सेमीकंडक्टर और डिटेल से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं।
तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेमीकंडक्टर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, सॉरी, करंट कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स. नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब है जिसमें इम्प्योरिटी का रेशियो 1:10⁸ होगा. 10⁸ से प्योर सेमीकंडक्टर एटम्स में 1 एटम जो होगा इम्प्योरिटी का होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर. ओके, जैसे हम जर्मेनियम का अगर एग्जांपल है, अभी हमने एग्जांपल भी लिया था जर्मेनियम का. जर्मेनियम का एक एटम जर्मेनियम के 4 एटम के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. ये जर्मेनियम के 4 एटम है. ये बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा जर्मेनियम के सेमीकंडक्टर का, जिसमें इम्प्योरिटी बहुत कम है. ओके, और अगर इसका बैंड डायग्राम देखें, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और ये डेल्टा ईजी है. वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से. और अगर 0 केल्विन की बात करें तो ये जो सेमीकंडक्टर, ये जस्ट लाइक आपको क्या दिखेगा, इंसुलेटर की तरह दिखेगा. कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा ज़्यादा ना. जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे. बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की अगर बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड जो बने हुए थे वो कोवलेंट बॉन्ड, वो वैलेंस बैंड में ही थे, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. एट रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन टेम्परेचर पर. ये वेन डायग्राम होगा प्योर सेमीकंडक्टर का. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जितने बॉन्ड ब्रेक हुए उसके इक्विवेलेंट क्या होंगे, होल्स यानी कोटर भी जनरेट होंगे. जब इस सेमीकंडक्टर को, यानी हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो चार्ज कैरियर्स है, जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं. जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर में पहले से ही परमानेंटली बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको टेम्परेचर चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई भी चेंज नहीं आता. जबकि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के एरियर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है. इसलिए अगर चार्ज कैरियर डेंसिटी को मैं एन आई से डिफाइन करूँ तो एन आई इक्वल टू होता है ए टी की पावर 3/2 माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 3 kT. ये रिलेशन होगा इसके अंदर, एन आई इक्वल टू ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 3 kT. ओके, तो एन आई, इसको एन आई से डिफाइन करेंगे. जो चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज कैरियर्स की, चार्ज डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. एन आई इक्वल टू ए टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस डेल्टा ई जी अपॉन 2 kT. ओके, ये रिलेशन होगा. जहाँ टी का मतलब टेम्परेचर है, कैपिटल ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, डेल्टा ई जी हम जानते हैं फॉरबिडन एनर्जी गेव है, और टी टेम्परेचर, के क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा. और के की जो वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और के की जो वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन. ओके, ये रिलेशन होगा. चले, यानी ये रिलेशन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप चेंज करोगे एन आई की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी. ओके, अब तो ये बात हुई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बैंड स्ट्रक्चर की. अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वाले सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी. तो इसकी कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. ओके, ये जो सेमीकंडक्टर लिया हमने, इसकी कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. जब इस सेमीकंडक्टर को आप किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और ये इलेक्ट्रॉन्स है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके इक्विवेलेंट ही इसमें होल्स जनरेट होंगे. जब इसको हम
किसी सोर्स यानी ईएमएफ की सेल से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इसके जनरेट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेमीकंडक्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगी, तो यह इलेक्ट्रॉन करंट हो जाएगी। ओके, इसी तरह से जो वैलेंस बैंड में है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करते जाएंगे किसके अंदर, होल्स के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस टाइप से होल के अंदर, तो ऐसा लगेगा कि होल आगे बढ़ता जा रहा है, और होल के आगे बढ़ने से जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया, फिर इसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें होल में जंप किया, तो ये वाला होल आगे इस तरह से लगेगा, होल इलेक्ट्रॉन तो यूँ जंप कर रहे, होल का मोशन इस डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, जिससे होल करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, ये होल करंट होगी। तो टोटल करंट अगर सेमीकंडक्टर में देखें तो वो I इक्वल टू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। ओके, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन करंट की बात करता हूँ। करंट का फॉर्मूला होता है N, यानी हो जाएगा NE इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर A ले लेता हूँ, चार्ज E ले लेता हूँ, और VDE जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, तो ये VDE क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इसी तरह से अगर मैं आगे देखूँ होल की बात करें तो ये हो जाएगा NH होल्स डेंसिटी, एरिया A ले लेता हूँ सेमीकंडक्टर का, इस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी E के इक्वल होगा, और ये हो गया VDH, जो VDH का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ओके, तो नेट करंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, और एक और चीज़ इसके अंदर, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी से चार्ज कैरियर जनरेट हुए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होगी वही होल डेंसिटी होगी, तो NI इस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा NE इंटू NH। ये NI का मतलब है चार्ज कैरियर डेंसिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, चले, तो जब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम I की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल टू, क्योंकि NE और NH इक्वल है तो उसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा NE, AE को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ब्रैकेट में आएगा NE म्यू DE प्लस NH और VDH। ओके, ये करंट आपने निकाला। नाउ आगे चलते हैं। करंट डेंसिटी जो होती है जे, वो इक्वल टू होती है क्या, सिग्मा इंटू ई। ओके, करंट डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो जो एरिया है उसको अगर मैं करंट से डिवाइड कर दूं तो आई अपॉन ए को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जे से, जहाँ जे किसके इक्वल है, सिग्मा इंटू ई के, और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, एरिया को इधर डिवाइड में लेके आ जाते, ई NE VDE प्लस NH VDH। ओके, अब VD जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो प्रोपोर्शनल टू होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस कर चुके हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मूव करने से एवरेज जो वेलोसिटी आती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्विच ऑफ करोगे उसी टाइम VD भी जीरो हो जाएगा, और VD के जीरो होने से करंट भी उसी टाइम क्या हो जाता है, इमीडिएटली जीरो हो जाता है। और जब प्रोपोर्शन के साइन को रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू। ओके, जो म्यू को बोला था मोबिलिटी। अब यहाँ पर दो चार्ज कैरियर, सॉरी करंट कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स और होल, तो दोनों के अलग अलग मोबिलिटी डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करूँ, इस साइड कंटिन्यू करते हैं इसको, तो अभी तक हमने क्या लिखा है कि जो सिग्मा इंटू ई है, कैपिटल ई, वो इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल ई ब्रैकेट में NE इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब VD जो है, जैसे VDE जो होगा म्यू ई इंटू कैपिटल ई के इक्वल होगा, यानी म्यू ई और कैपिटल ई, जहाँ म्यू ई किसके इक्वल है, सॉरी म्यू ई क्या है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसी तरह से प्लस NH, और इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, VDH को इक्वल कर दूंगा किसके, म्यू H इंटू कैपिटल ई के, और कैपिटल ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू आएगा E मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज NE म्यू E प्लस NH और म्यू H। ये रिलेशन हो गया कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब इस कंडक्टिविटी को अगर देखें तो कंडक्टिविटी NE और NH पर डिपेंड कर रही है, और NE और NH किस पर डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर आप जब इंक्रीज करोगे मान लो टेम्परेचर को, तो उससे क्या होगा, NE और NH दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। पर इसमें एक और चीज़ है म्यू ई और म्यू एच।
म्यू और म्यू एच क्या होता है, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, अगर मान लो टी बढ़ा रहे हो तो टी को बढ़ाने से एन भी बढ़ेगा और एन एच भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। पर टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन होल्स की वो कम होती जाएगी। मोबिलिटी का मतलब है कि कितनी आसानी से वो कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एन म्यू ई और म्यू एच इन दोनों की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज करने वाली कंडीशन बन गई कि ये एन ई और एन एच तो क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पर म्यू ई और म्यू एच क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं। पर एन ई और एन एच का इफेक्ट म्यू ई और म्यू एच के कंपेयर टू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और रो यानी रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये रिलेशन होगा जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, और ये प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होगी। इसका इन्वर्स ले लेंगे तो रेजिस्टिविटी आ जाएगी। और अगर प्योर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना तो आर इक्वल टू क्या लिखूंगा, या तो रो निकाल लो या फिर सिग्मा से रिप्लेस करेंगे। लेंथ मान लो कंडक्टर की एल, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और ये सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ से निकाल कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आर कैलकुलेट होगा, प्योर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आएगा। यानी रेजिस्टेंस को अगर देखें तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो अभी हमने प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की। उनमें जो चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, उनकी जो डेंसिटी है ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर को चेंज करके आप उनकी डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बट उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा लो होती है कि कंडक्टिविटी भी उतनी सफिशिएंट नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं ताकि उनकी कंडक्टिविटी को, यानी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स को इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। इसमें पहला टाइप इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स जैसे ऑर्सेनिक्स, एंटीमनी और फॉस्फोरस, इनको जब मिक्स किया जाता है तो उनसे जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हमने नाम दिया क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें कुछ इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स करेंगे, किसके, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के। हम अगर जैसे मैं जस्ट एग्जांपल लूँ, फॉस्फोरस का एग्जांपल लूँ, तो इसमें लास्ट वाले और इसके जो वैलेंस बैंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो एक फॉस्फोरस एटम लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, जर्मेनियम के 4 एटम के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये जर्मेनियम के 4 एटम है, इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, इसमें ये जो फॉस्फोरस एटम है इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, जर्मेनियम के 4 एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन, इसका जो एनर्जी लेवल्स होगा, जिसका बैंड जो होगा उसको बोलते हैं डोनर एनर्जी बैंड। ये डोनर एनर्जी बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो अब अगर इसका बैंड स्ट्रक्चर देखें तो ये कंडक्शन बैंड था, और ये वैलेंस बैंड है, और ये डेल्टा इजी हो गया अपना। और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक और बैंड बन जाएगा, जिसको बोलेंगे डोनर एनर्जी बैंड। इसका जो डिफरेंस होता है डोनर एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड के बिटवीन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है, जबकि वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बिटवीन हम जानते हैं जो डिफरेंस होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। ओके, और ये जो फॉस्फोरस एटम है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो अगर मैं इनको दिखाऊं तो इस टाइप से दिखेगा, ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन।
ये कंडीशन होगी। यहाँ पर ये जो एटम्स है, ये कौन से एटम है, फॉस्फोरस के एटम है, जो इम्प्योरिटी एटम्स है, जो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ऐड किए थे। 0 केल्विन पर क्या होगा, फॉर 0 केल्विन पर स्ट्रक्चर ये बना है, ये सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह दिखाई देगा। ओके, चले, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, मान लो रूम टेम्परेचर पर अगर हम डिस्कस करें तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, ये जो गैप है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है, तो डोनर एनर्जी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, वो आसानी से क्या होंगे, कंडक्शन बैंड में जम कर जाएंगे। और साथ ही साथ जो पुराना प्रोसेस था अपना कि कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो रहे थे, वो भी चलता रहेगा। यानी अब रूम टेम्परेचर पर अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊँ तो आपको डायग्राम इस टाइप से दिखेगा, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। मान लो 2 बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तो 2 होल जनरेट होंगे और इन 2 होल के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चलेगी। और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे एक और बैंड था अपना डोनर एनर्जी बैंड, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में चले गए। इस टाइप की सिचुएशन आपको दिखेगी। ओके, तो ये हो गया वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये डेल्टा जी है अपना। ये बैंड डायग्राम है रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर। तो पहले जब हमने इम्प्योरिटी मिक्स नहीं की थी तो केवल 2 होल और 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इम्प्योरिटी मिक्स करने थे, होल और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करें तो होल जो डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी के कंपेयर टू क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पहले 10⁸ जर्मेनियम एटम में एक इम्प्योरिटी एटम था, अब क्या होगा 10⁶ जर्मेनियम एटम में एक इम्प्योरिटी एटम हो गया। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से जितने थे उसमें एक्स्ट्रा 100 और ऐड हो गए। तो इस तरह से कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, एन ई जो इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है, वो एक तरह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे। और जो होल होंगे, होल डेंसिटी और स्मॉल है किसके कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थे, तो ये उसको बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होल डेंसिटी के कंपेयर टू बहुत ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और जो होल्स होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। ओके, और ये मोबाइल साइंस जो होंगे जो मूव नहीं करेंगे वो पॉजिटिव होंगे ना, ये मोबाइल साइंस है, जो मूव नहीं करेंगे ये पॉजिटिव रहेंगे। अब अगर यहाँ पर हम डेंसिटी की बात करें तो एन आई जो है का स्क्वायर इक्वल टू कितना था अपने पास, एन ई और एन एच। अब क्योंकि होल डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है होल डेंसिटी, तो एन ई जो होगा वो लगभग एन डी के इक्वल होगा। जहाँ एन डी क्या है, डेंसिटी ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के ब्रेक होने से आए तो अप्रोक्सीमेटली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो इम्प्योरिटी एटम की डेंसिटी के इक्वल हो जाएगी। तो मैं एन आई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन ई इंटू एन एच। एन ई को लिख दूंगा मैं एन डी, यानी डोनर एटम डेंसिटी इंटू एन एच, ये रिलेशन होगा एन आई स्क्वायर का। ओके, और अगर हम सिग्मा निकाले, अभी हमने सिग्मा का रिलेशन दिखा था, ई ब्रैकेट में म्यू ई एन ई, और एन ई की जगह एन एच लिख दूँ, एन डी लिख दूंगा, प्लस म्यू एच एन एच। और ये वैल्यू इसकी वैल्यू के कंपेयर टू बहुत स्मॉल होगी, होल वाली वैल्यू, तो इसलिए सिग्मा अप्रोक्सीमेटली जो डेंसिटी होगी, कंडक्टिविटी जो होगी इसकी, वो ई ब्रैकेट में म्यू ई एन डी के इक्वल आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह से अगर करंट की बात करें तो अभी हमने देखा था करंट जो सेमीकंडक्टर में फ्लो होती है वो ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन के थ्रू फ्लो होती है। तो होल्स करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट, ये नेट करंट होगी। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन करंट इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू होगी किसके, होल करंट की। ओके, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये मोबाइल साइन जो पॉजिटिव होगी, इस कारण से ये सेमीकंडक्टर पर नेट पॉजिटिव चार्ज होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उससे बाहर नहीं गए, बस एक बैंड से दूसरे बैंड में गए, इसलिए इलेक्ट्रिकली ये सेमीकंडक्टर भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो
मेन चीज़ जो एन टाइप सेमीकंडक्टर वो देखने की वाली बात क्या है कि इसमें अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है आपको तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स जो होंगे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली इम्प्योरिटी एटम डेंसिटी के इक्वल होगी। और जो करंट का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि आई ई वेरी वेरी लार्ज होगा किसके कंपेयर टू आई एच के, तो करंट जो होगी वो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन करंट की इक्वल आ जाएगी। ओके, यानी ये अगर मिली एम्पियर ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन करंट तो होल करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी। इसी तरह से डेंसिटी भी अप्रोक्सीमेटली ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सॉरी कंडक्टिविटी भी जो डिपेंड करेगी ओनली इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और जो इम्प्योरिटी एटम्स हमने मिक्स किए उनकी डेंसिटी पर डिपेंड करेगी। ये बात हुई एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ओके, अगला अपना सेमीकंडक्टर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज एटम्स को मिक्स करते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम जैसे इंडियम की बात हो गई, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस टाइप के एटम्स को हम एज ए इम्प्योरिटी एटम्स के रूप में प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करेंगे तो वो सेमीकंडक्टर जो अपना होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ओके, अब जैसे हम बोरोन का एग्जांपल है, हम जानते हैं कि इसके वैलेंस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो टोटल 3 है, तो बोरोन का एक एटम जर्मेनियम के एटम के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बोरोन में लास्ट जो वैलेंस एनर्जी लेवल्स है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, जर्मेनियम के 3 एटम्स के साथ क्या कर लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा में होल जनरेट हो जाएगा। ये जो होल होगा, ये एक्स्ट्रा जो होल बना है वो बोरोन का जो एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड होगा उसके अंदर रहेगा। तो जहाँ पर ये होल होगा उसको बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसलिए इम्प्योरिटी जो मिक्स की है उसको भी बोला जाता है एक्सेप्टर एटम्स। ओके, अब अगर इसका बैंड डायग्राम देखें तो ये अपना कंडक्शन बैंड था और ये वैलेंस बैंड है, और इन दोनों के बिटवीन जो गैप है उसको हम डेल्टा ई जी बोलते हैं। ये वैलेंस बैंड जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फील्ड है। इस वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक और एनर्जी बैंड बन जाएगा, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर एनर्जी बैंड। और इसमें जो इम्प्योरिटी एटम्स आपने मिक्स किए, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया बोरोन का, वो रहेंगे ये रूम टेम्परेचर की बात है। और ये जो गैप है वैलेंस बैंड और इस एक्सेप्टेड एनर्जी बैंड के बिटवीन, ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। ओके, चले ये बात हो रही है कब, जब हम रूम टेम्पर सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर पर पी टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, जैसे 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर डिस्कस करें, तो वैलेंस बैंड में जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो होल जनरेट होंगे। जैसे 2 होल जनरेट हुए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। ओके, और ये जो गैप है जो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का है, ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वैलेंस बैंड से आसानी से इस वाले बैंड में चले जाएंगे, और इनके चलने से ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ये जो होल जनरेट हुए हैं यहाँ पर, इनमें जंप करना स्टार्ट कर देंगे। यानी एक एक्स्ट्रा में इनको ये वैलेंस बैंड था, तो होगा क्या, रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन इन होल में तो जंप करेंगे करेंगे। अब क्योंकि 2 होल थे इसलिए 2 होल में जंप किए, पर यहाँ पर ये जो जस्ट इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो बैंड तैयार है उसमें भी कुछ बहुत सारे होल है एक्स्ट्रा में, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगी,
तो ऐसा लगेगा होल्स जो होंगे वो नंबर में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सेमीकंडक्टर में जो होल डेंसिटी होगी वो वेरी वेरी लार्ज होगी, किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। और होल डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली जो इम्प्योरिटी एटम आपने मिक्स किए जिनको एक्सेप्टर एटम भी बोलते हैं, उन एटम की डेंसिटी के इक्वल होगी। ओके, यानी होल जो होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। सही, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, सॉरी, होल जो होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और ई मोबाइल्स आयन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे इसके अंदर ना, ये नेगेटिव आयन, उस वाले में पॉजिटिव थे। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी हमने देखा था प्योर सेमीकंडक्टर का, क्योंकि होल डेंसिटी वेरी लार्ज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगी किसके, ई ब्रैकेट में म्यू एच एन एच के। ओके, और अगर हम करंट की बात करें तो करंट जो होगी अप्रोक्सीमेटली होल करंट की इक्वल होगी, क्योंकि होल करंट का जो ऑर्डर होगा वो मिली एम्पियर का होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन करंट का जो ऑर्डर होगा वो माइक्रो एम्पियर का होगा। एन आई स्क्वायर को मैं अब लिख सकता हूँ क्या, एन ई इंटू एन एच, और एन एच किसके इक्वल है, एन ए के इक्वल, ये रिलेशन मिलेगा। ये सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होल से फिल हो गया तो यहाँ से एक्स्ट्रा में आइंस जनरेट हो गया जो कि नेगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो भी कुछ है इनसाइड ओनली कंडक्टर है, सॉरी सेमीकंडक्टर है। तो ये बात होगी किसकी, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमने डिफरेंस देखा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में। एन टाइप में मोस्टली क्या होता है, जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, और कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे डोनर एनर्जी बैंड तैयार हो जाता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। कंडक्टिविटी मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है, और करंट भी मोस्टली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनता है जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिनके लास्ट बैंड यानी वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 3, और वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर एक और बैंड तैयार होता है जिसको एक्सेप्टर बैंड बोलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सोल होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कंडक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली होल्स की कंडक्टिविटी वाले फॉर्मूले से मतलब होल के ऊपर डिपेंड करती है, और करंट जो होगी अप्रोक्सीमेटली होल करंट की इक्वल होगी। ओके, तो अभी हमने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली क्या है कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्योर सेमीकंडक्टर के एक तरफ पेंटावेलेंट और दूसरी तरफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जब मिक्स करेंगे तो मिक्स करने से क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन एक तरह से एक जंक्शन टाइप स्ट्रक्चर तैयार होगा जो इस टाइप से दिखेगा आपको। उधर हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किए और इधर हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किए, और मिक्स करने से क्या होगा कि ड्यू टू डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था जब ये वेरियर तैयार नहीं हुआ था, यहाँ होल था, इस ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ कंबाइन हो गया, तो यहाँ पर परमानेंटली प्लस और यहाँ पर परमानेंटली माइनस जो ई मोबाइल साइन जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसके कारण एक जंक्शन वाली कंडीशन तैयार हो जाएगी। इसको बोला था डिप्लीशन रीजन। ओके, और इस प्लस और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इस डिप्लीशन रीजन के अंदर ही रहेगी। ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई है इसको बोला जाता है जंक्शन, जो क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि जंक्शन के उस साइड क्या है, पी रीजन है, और जंक्शन की इस साइड क्या, एन रीजन, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और उस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, ये ई मोबाइल्स आयन है जो इम्प्योरिटी एटम आपने मिक्स किए थे, इसको बोला था एक्सेप्टर आयंस। ओके, इसी तरह अगर एन रीजन की बात करें तो उसमें डोनर आयंस होते हैं, और ये उनका इलेक्ट्रॉन्स है और ये इनका होल है। ओके, ये जब पूरी तरह से कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण फाइनली जब सेचुरेशन सिचुएशन आएगी तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें पीएन जंक्शन डायोड में दिखाई देगा। ओके, तो ये जो एक्सेप्टर आयंस है यहाँ पर और ये जो डोनर आयंस है, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे पोर्शन में रहेगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस लाइन के इधर नहीं रहेगा, इसी तरह इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इस वाली लाइन के इधर नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डिप्लीशन रीजन के अंदर रहेगी। इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है उसको मैंने स्मॉल डी से डिफाइन किया, और वो स्मॉल डी इक्वल टू होता है 1 माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल डिप्लीशन रीजन होता है, और इसकी विड्थ होगी 1 माइक्रोमीटर की।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे एक तरह से बैरियर तैयार हो जाएगा। बैरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये होल, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, होल्स हम नॉर्मली जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो होल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो, क्योंकि होल है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो होल इधर से इस बैरियर को पार करके इधर, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले बैरियर को पार करके इधर नहीं जा सकते। तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस वाली कंडीशन तैयार हो जाएगी। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बुलाता है पोटेंशियल बैरियर। बैरियर शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि रोकने वाला काम कर रहा है। जैसे कई बार हम बैरियर लगा देते हैं ना, रोकने के लिए कुछ चीज़ें रुकावट पैदा कर देते हैं, तो ये पोटेंशियल बैरियर होगा। ये पोटेंशियल बैरियर अगर हमने प्योर सेमीकंडक्टर जब लिया था वो जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट होता है, और अगर ये सिलिकॉन का प्योर सेमीकंडक्टर लेते हुए अगर पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। ओके, तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्रेशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है ई, उसकी वैल्यू निकाले तो ई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ V/d, और जैसे दोनों में से कोई भी वी ले हैं, जैसे मान लो कि हम सिलिकॉन का ले लेते हैं 0.7 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी थी 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, तो ये टोटल हो जाएगा 7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यानी अपने आप में बहुत हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन रीजन के अंदर जनरेट हुई है, जो क्या करेगी इन चार्ज कैरियर्स को जिनको इधर से उधर जाने से रोकेगी। ओके, चले अब जब पूरी तरह से पीएन जंक्शन डायोड तैयार हो जाएगा तो भी इसमें करंट फ्लो होती रहती है। इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट इन दिस पीएन जंक्शन डायोड। पहला है डिफ्यूजन करंट, है ना, 2 करंट फ्लो होती है इसमें। डिफ्यूजन करंट, पहले हम डिफ्यूजन करंट की बात करते हैं। हमें पता है कि पी रीजन में जो होल्स हैं वो इस बैरियर को पार करके एन रीजन में, और एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बैरियर को पार करके पी रीजन में नहीं जा सकते। पर ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, कुछ ऐसे होल्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ नंबर ही होगा, वो कोई ज़्यादा नंबर नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो इस बैरियर को पार करने के लिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को, डिप्लीशन रीजन वाले बैरियर को पार करके पी में चले जाएंगे, और पी वाले होल्स विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एन रीजन में चले जाएंगे, और इनके इधर उधर मूव करने से जो करंट फ्लो होता है उसको हम बोलेंगे कौन सी करंट, डिफ्यूजन करंट। यानी डिफ्यूजन करंट का फ्लो कब फ्लो होगा, जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ चुकी है। इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड को भी आपने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, उसके बाद भी करंट फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। पहली वाली जो करंट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें क्या होगा, विच होल्स हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स विच हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी क्रॉस द डिप्लीशन रीजन। और जैसे मान लो होल्स क्रॉस कर रहे हैं, यानी पी से एन में आएंगे और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एन से पी में जाएंगे। ये होल क्योंकि पी से एन में आ रहे हैं, ओके, याद रखना वही जा सकते हैं जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। अब उसकी अगर वैल्यू निकाले तो वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगी, है ना, कम से कम कितनी, मिनिमम से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि इस बैरियर को पार करे, वो होगा ई इंटू वी, जहाँ वी क्या पोटेंशियल बैरियर, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ओके, इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा होगी तो वो कोई बात नहीं, पर मिनिमम इससे कम, मतलब इससे कम एनर्जी नहीं होनी चाहिए, नहीं अदरवाइज ये डिप्लीशन रीजन को पार नहीं कर सकते। तो होल्स मान लो कि कुछ होल ऐसे हैं जिनके पास ये सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, तो होल्स इस जंक्शन वाले बैरियर को पार करके एन में और इलेक्ट्रॉन एन से पी में जाएंगे। तो बताओ करंट किधर से किधर, यानी होल किधर से किधर आया, होल गया किधर से किधर, पी से एन में गया ना, और इलेक्ट्रॉन गया किधर, एन से पी में गया। तो होल मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, उसका मतलब पी से एन में करंट फ्लो हो रही, और यहाँ पे देखेंगे तो पी से एन में करंट फ्लो होगी। इसलिए डिफ्यूजन करंट जो होती है वो फ्लो होती है किधर से किधर, पी रीजन से एन रीजन की तरफ, ये होगी डिफ्यूजन करंट की बात होगी। चलो इसमें एक और करंट फ्लो होगी जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। ये होगी ड्रिफ्ट करंट। अब ड्रिफ्ट करंट क्यों फ्लो होती है, देखो जो जंक्शन है वेरिएबल, मतलब सॉरी, जो डिप्लीशन रीजन है इसमें बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्यू टू कोलिजन और ड्यू टू थर्मल हाई टेम्परेचर, ड्यू टू कोलिजन और ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कोवलेंट बॉन्ड इन जंक्शन में अगर, सॉरी, डिप्लीशन रीजन में अगर ब्रेक होंगे, तो जैसे वो ब्रेक होंगे तो ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया मान लो, तो बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुआ, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये होल इमीडिएटली क्या होगा, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, और होल किस में आएगा, वैलेंस बैंड में आ जाएगा। तो इसके कारण एक और करंट इस जंक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगी। जैसे इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर की तरफ, ओके, और होल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी होल जा रहा है इधर।
तो होल का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव, तो करंट जो फ्लो होगी वो इधर होगी। यानी ये जो करंट है जिसको हम ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट इसलिए नाम दिया क्योंकि जैसे टेम्परेचर हाई, ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ड्यू टू कोलिजन, कोलन बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होकर इमीडिएटली मूव करेंगे, ओके, ड्रिफ्ट कर जाएंगे, मतलब दूर भाग जाएंगे। तो इससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलेंगे कौन सी, ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि होल किधर मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, होल उधर मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी एक तरह से एन साइड टू पी साइड, एन से पी साइड ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी, ये होगी ड्रिफ्ट करंट। और ये होती कौन सी करंट, यहाँ पर जो करंट फ्लो होती है वो होती है डिफ्यूजन करंट। जब स्टेडी स्टेट होती है नहीं, जिस पीएन जंक्शन डायोड को आप किसी भी सर्किट में करंट नहीं करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाली करंट, एक पी से एन वाली है और एन से पी वाली, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। तो नेट करंट ऑन जंक्शन अगर देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट इक्वल टू होगी किसके, डिफ्यूजन करंट की। वो कब होगा, जब आप इस डायोड को किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रहे हो, ओके। तो अभी हमने डायोड, पीएन जंक्शन डायोड किस टाइप से बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी जो डायोड है उसको हम सर्किट में किस टाइप से करंट करेंगे, सेल से किस टाइप से करंट करेंगे। तो डायोड का सिंबल ये पी साइड होता है और ये इसका एन साइड होता है। जैसे पहला सर्किट अपना इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग, तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है जब पी साइड और ये एन साइड है, पी और एन, जब पी का पोटेंशियल एन के कंपेयर टू क्या होगा, हाई होगा, तो उसको बोला जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है कुछ हम इसको सोर्स, मतलब कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जब एन से कनेक्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डायोड किसमें, फॉरवर्ड बाइस। अब ऐसा कनेक्ट करने से क्या होगा, अगर वहाँ पर डायोड का एक स्मॉल स्ट्रक्चर देखें तो ये डायोड था अपने लिए, ये पोर्शन ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये पी साइड था, एन साइड था, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो डायोड के अंदर जब ड्यू टू प्लस एंड माइनस आयन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो। तो जब इस डायोड को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ओके। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायोड में जनरेट हो रही है वो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन के अंदर उसके जस्ट अपोजिट है, ओके। चलिए, और यहाँ पर हम जानते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल्स है, और यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे डायोड को सर्किट में करंट करेंगे, जो सर्किट हमने लिया वो फॉरवर्ड बाइसिंग सर्किट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रही है, यानी इसके अपोजिट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बढ़ाते जाएंगे, तो अगर हम डायोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसका जो पोटेंशियल आपने लगाया मान लो V, उसके साथ अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो करंट बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में, और जैसे एक पोटेंशियल को पार किया तो करंट एक तरह से सडनली बहुत ज़्यादा वैल्यू से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दी। इस वोल्टेज को बोला था नी वोल्टेज, ओके। ये वोल्टेज होगा नी। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का डायोड है तो इसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट, ये इसको बोलेंगे नी वोल्ट। यानी नी वोल्ट के बाद करंट एक तरह से लीनियरली वेरी करेगी, आई और वी का जो ग्राफ होगा लीनियरली वेरी करेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पूरा ग्राफ होगा तो नॉन ओमिक होगा, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा अगर देखें तो, केवल इसके बाद थोड़ा सा ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। पर ओम्स लॉ का अगर डायग्राम देखें तो आई और वी के बिटवीन जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जबकि ओरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ इस डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है आर, वो नॉन ओमिक होता है, ओमिक, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ओके। चलिए, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब ओम्स लॉ की तरह नहीं आएगा ग्राफ इसका। ये नी वोल्टेज हो गया। इसके बाद क्या होगा, करंट के नाम में वेरी करना स्टार्ट करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। अब नी वोल्टेज को समझते हैं, जब तक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस जो अंदर डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कम होगी, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पी में होल है और एन में इलेक्ट्रॉन है, उनका एक सफिशिएंट अमाउंट में मोशन नहीं हो पाएगा। तो बहुत स्मॉल करंट, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो जीरो करंट फ्लो होगी। पर जैसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, होल्स इलेक्ट्रॉन का मोशन है, नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होल के मोशन के वो इंक्रीज होगी, इसलिए करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर और होल मूव करेंगे इधर, तो नेट करंट की डायरेक्शन होगी पी से एन की तरफ। इसको बोला जाएगा मोस्टली, अगर इसमें देखा जाए तो हमने अभी देखा था दो तरह की करंट फ्लो रही थी, एक तो डिफ्यूजन करंट थी और एक ड्रिफ्ट करंट थी। इसमें डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो नेट करंट होगी फॉरवर्ड वाइज में वो डिफ्यूजन करंट होगी, ओके। ऐसे ड्रिफ्ट करंट भी होगी, पर ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड,
डिफ्यूजन करंट के मैग्नीट्यूड के कंपेयर टू बहुत स्मॉल होने से नेट करंट जो ऑर्डर का होगा वो डिफ्यूजन करंट ही आएगी। ओके, चले दूसरी भी, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को वेरियर पोटेंशियल से ज़्यादा करोगे वैसे वैसे जो डिप्लीशन रीजन है, ये जो डिप्लीशन रीजन बना है, इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो डिक्रीज होती जाएगी। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो 10 to 25 ओम का होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगा। और अगर डायोड आइडियल है तो हम कई बार अगर मान लो डायोड आइडियल लिखा हुआ है तो उसको एक एज ए कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, या फिर अगर पहले से लिखा है कि जर्मेनियम का डायोड है, सिलिकॉन का डायोड है, तो मैं कह सकता हूँ इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर जर्मेनियम का तो 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का डायोड है, मान लो ये जर्मेनियम की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर वोल्टेज लगा दूंगा 0.7 वोल्ट। ओके, इस टाइप से कंडीशन बनेगी। अब इसका यूज़ कभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। ओके, और नी वोल्टेज के बाद में समझिए क्यों, यानी जैसे अगर मैं मान लूँ कि ये कोई सर्किट आपको दिया, ये R इक्वल टू मैं 10 ओम ले रहा हूँ, ये डायोड लगा रखा है, जर्मेनियम का डायोड ले लेते हैं, ये जर्मेनियम का डायोड है जो कि 0.3 वोल्ट का है, और यहाँ पर एक बैटरी भी लगा रखी है हमने जो मान लेते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके, 1 वोल्ट ले लेते, चलो 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने, सही, नी वोल्टेज से तो ज़्यादा वोल्टेज लगा है। अगर मुझे बोला जाए कि सर्किट में करंट कितना फ्लो का निकालो तो हम सिंपल केवीएल लगाएंगे। इस डायोड जो कि फॉरवर्ड वाइस में, इस डायोड को रिप्लेस कर दूंगा। अगर आइडियल होता तो कंडक्टिव वायर से रिप्लेस करता, पर अगर जर्मेनियम का डायोड है और 0.3 वोल्ट इसका नी वोल्टेज है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दूंगा मैं 0.3 वोल्ट की, तो लो से हाई, ओके, ये लो से हाई हो गया, फिर ये हाई से लो हो गया, तो पोटेंशियल पूरे सर्किट का निकाले तो वी कितना आएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू आई इंटू आर लिख दूंगा, और आर की वैल्यू आपको दे रखी 10, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो 0.7 डिवाइड बाई 10 यानी 0.07 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ओके, इस टाइप से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी सर्किट की टाइप से प्रॉब्लम को सोल्व करने का मेथड हो गया। तो ये मेन चीज़ है फॉरवर्ड वाइज की, कि आप कैसे पहचानोगे कि डायोड को फॉरवर्ड वाइज में लगा रखा, अगर पी का पोटेंशियल एन के कंपेयर टू हाई है तो इसका मतलब डायोड क्या है फॉरवर्ड वाइज में। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, एक नी वोल्टेज के बाद करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा। फॉरवर्ड वाइज में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत स्मॉल होता है, 10 to 25 ऑर्डर ओम का होता है, और विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन या पोटेंशियल वेरियर जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो मेन करंट होता है, जो कि हम जानते हैं डायोड में दो तरह की करंट होती है, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट। पर डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड ड्रिफ्ट करंट के कंपेयर टू बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि नेट करंट जो होगी वो ओनली डिफ्यूजन करंट होगी और विड्थ डिग्री होगी। अगर सर्किट वाली प्रॉब्लम हमें फॉरवर्ड वाइज में सोल्व करना है, और अगर जर्मेनियम सिलिकॉन में से कोई भी डायोड के बारे में लिखा हुआ है तो उसका नी वोल्टेज आपको या तो गिवन होगा, सवाल में नहीं गिवन होगा तो हम 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट मानते हो सोल्व करें। जैसे जिस इस एग्जाम्पल में हमने लिया, डायोड को क्या कर देंगे, बैटरी में कन्वर्ट करेंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड होगा, नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, एन साइड होगा। फिर जो भी केवीएल केसीएल जैसा भी आपको लगाना उसको यूज़ करते हुए हम सर्किट की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, डायोड जो है का जो रेजिस्टेंस होता है नॉन ओमिक होता है, यानी कई बार डायनेमिक्स रेजिस्टेंस होता है, लगातार वेरी करता रहता है ना। जैसे यहाँ पर हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो करंट में चेंज है वो तो डेल्टा आ गया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो वोल्टेज में चेंज है वो डेल्टा वी हो गया। तो आर इक्वल टू लिखूंगा मैं क्या, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ओके, ये हो गया डायनेमिक्स रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, क्योंकि आर फिक्स नहीं होगा, वेरी करता जाएगा। तो ये बात हुई फॉरवर्ड वाइज में। अगला लेते हैं हम इसका रिवर्स वाइज। तो अभी हमने पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड वाइज सर्किट डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, एन से कनेक्ट करेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल को हम पी से कनेक्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एन साइड जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा और पी साइड जो होगा वो लो पोटेंशियल पर होगा। तो इस केस में जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो अगर हम वहाँ पर डायोड का डायग्राम बना के देखें तो ये डिप्लीशन रीजन था अपना, इसमें ये पी साइड है और ये एन साइड है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये होल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये डायरेक्शन में होगा। और जब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये एक्सटर्नल, वो जो बैरियर के अंदर, सॉरी डिप्लीशन रीजन के अंदर जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब ये बैरियर पोटेंशियल का सपोर्ट कर रहा। तो जैसे जैसे इस वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
और जो अंदर बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन होने से बैरियर पोटेंशियल क्या होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बढ़ने से क्या होगा, जो पहले करंट जो हम कह रहे थे कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में थी, जब हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया था इक्वल टू जीरो हो गई थी करंट आपस में। अब उस करंट को देखें तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, वो व्हेन देयर इज नो एनी पोटेंशियल ऑन डायोड, वो आसानी से इधर से उधर मूव कर रहे थे, अब वो भी मूव नहीं कर पाएंगे। इन ऐसा कह सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। जबकि ये गैप मतलब ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से, ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या नाम इंक्रीज होने से क्या होगा, जो बॉन्ड के ब्रेक होने से या थर्मल को मतलब सॉरी कोलिजन से होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हो रहे थे, वो तो मूव करते रहेंगे अभी भी। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, डिफ्यूजन करंट तो फ्लो नहीं होगी पर ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी। तो अगर मैं इसका आई वी ग्राफ बनाऊँ, करंट और वोल्टेज के बिटवीन ग्राफ बनाऊँ विथ प्रॉपर स्केल लेते हैं, मतलब क्या नाम है डायरेक्शन को इंक्लूड करते हो क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो ये करंट इस टाइप बहुत स्मॉल माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट फ्लो होगी ना। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है वो मोस्टली कौन सी करंट है, इस करंट को मैं बोलूँगा मैं ड्रिफ्ट करंट। ये ड्रिफ्ट करंट है जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो हो रही है, जिसकी डायरेक्शन होगी एन साइड से पी साइड। ओके, ये बात हुई किसकी, ड्रिफ्ट करंट की। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को नेगेटिव जो वोल्टेज लगा रखा है बैटरी का सोर्स का, उसको आप इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल डायरी इसमें सडनली करंट अचानक बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पर ऐसा होगा उसको बोला जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वोल्टेज है ब्रेक डाउन वोल्टेज, जहाँ पर डायोड की जो करंट है वो इस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर सडनली डायोड में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। ओके, चलो तो ये हो गई बात किसकी, यानी नॉर्मली जो डायोड होता है वो बिफोर ब्रेक डाउन ही यूज होता है। यानी यहाँ तक जो करंट होगी यानी रिवर्स वाइस में वो स्मॉल मैग्नीट्यूड की करंट होगी जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी। ब्रेक डाउन का मतलब है जब डायोड के अंदर क्या नाम है ये जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज होती जा रही और बैरियर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही। तो इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन तब होगा जब अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो उसको तो बाद में देखेंगे ब्रेक डाउन को, बस ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट है उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। चले नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू रिवर्स बाइस कि जो बैरियर पोटेंशियल है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी इसके पोटेंशियल जो बैरियर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा पहले से ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत स्मॉल करंट फ्लो होगा, जो करंट फ्लो होगी वो ड्रिफ्ट करंट होगी जो कि माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होगी, स्मॉल अमाउंट की करंट होगी। पॉइंट नंबर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है इस केस में, क्यों करंट बहुत स्मॉल है, और वो रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 to 30 किलो ओम ऑर्डर का। ओके, और अगला पॉइंट इसमें अभी हमने देखा कि जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल यानी जो फॉरवर्ड वाई सॉरी रिवर्स वाई वोल्टेज है उसको आप बढ़ा रहे हो, तो इस पॉइंट पर जाकर इसको ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया। तो जब जर्मेनियम का डायल लेंगे, जर्मेनियम के लिए लिखा रहेगा कि ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होता है 25 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन डायोड के लिए अगर देखें तो ब्रेक डाउन जो वोल्टेज होगा वो होगा 35 वोल्ट। यानी अगर जर्मेनियम से डायोड बना है तो आपको 25 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाना, ये सिलिकॉन से बना है तो 35 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाना, अदरवाइज क्या होगा उस केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगी उसी फिक्स वोल्टेज। अब उसकी भी एक एप्लीकेशन हो बाद में डिस्कस करेंगे, ये मेन पॉइंट होगी। अगर मान लो डायोड हमें आइडियल दे रखा क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है तो करंट भी बहुत स्मॉल है, तो कई बार सवाल को सोल्व करने के लिए जहाँ पर डायोड लगा रखा है, जैसे मान लो कि ये कोई सर्किट है, इसमें डायोड को आपने रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया है सर्किट का, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो उस केस में डायोड एज ए ओपन सर्किट की तरह दिखाई देगा क्योंकि बहुत हाई मैग्नीट्यूड की बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो रही, तो ऐसा लगेगा कि कोई करंट ही नहीं फ्लो रही। इसलिए सर्किट सोल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, डायोड को एज ए ओपन सर्किट की तरह कंसिडर करते हुए सर्किट की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। सही, ये बात हुई किसमें, रिवर्स बाइसिंग में। तो मेन डिफरेंस आया फॉरवर्ड रिवर्स में कि फॉरवर्ड में डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है और रिवर्स बाइस में ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी। ओके, तो अभी हमने देखा जब हमने पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स वाइस में कनेक्ट किया तो बहुत स्मॉल मैग्नेटिक की करंट फ्लो हुई, पर जैसे हम वोल्टेज को नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था उसको अगर इंक्रीज करेंगे तो एक ऐसा पोटेंशियल होगा जहाँ पर सडनली करंट बहुत हाई मैग्नीट्यूड से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी और वो वोल्टेज होता है ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले हम ब्रेकडाउन की बात करते हैं कि ब्रेकडाउन क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन इन डायोड, एवलांच ब्रेकडाउन एंड
जेनर ब्रेकडाउन। सबसे पहले हम एवलांच ब्रेकडाउन की बात करते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन होगा व्हेन जंक्शन इज लाइटली डोप, यानी डोप का मतलब होता है जो इम्प्योरिटी आपने मिक्स की है प्योर सेमीकंडक्टर के साथ, वो कुछ मतलब स्मॉल कैटेगरी की है, तो उस केस में उसको लाइटली डोप जंक्शन बोलेंगे। तो अगर जंक्शन लाइटली डोप और एवलांच ब्रेकडाउन की अगर बात करें, तो जब से हम ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज हमने लगाया था बैटरी का, उस वी को जब इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो जंक्शन में जनरेट हो रहे थे, जैसे अगर डायग्राम से समझे, ये जंक्शन था हमने, यहाँ पर बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव कर रहे हैं। पर जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे, इस वी वाले पोटेंशियल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, और एनर्जी प्रोवाइड करने से दिस चार्ज कैरियर कोलाइड विथ इमोबाइल्स आयन, जो कि कोवलेंट बॉन्ड में है। उन और कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से, जैसे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ, और ये भी मूव करे, और ये भी जाके कोई एक और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करे। इस तरह से बहुत लार्ज नंबर में कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने से चार्ज कैरियर्स अचानक बहुत तेजी से जनरेट होंगे, और ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये इमीडिएटली मूव करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। तो इसलिए करंट की वैल्यू उस पोजीशन पर इमीडिएटली क्या होगी, बहुत हाई मैग्नीट्यूड से इंक्रीज हो जाएगी, और इस टाइप के ब्रेकडाउन को बोलेंगे कौन सा ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन का मतलब समझ में आया कि जब हम रिवर्स बाय वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे उनकी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, और ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, किसके अंदर, डिप्लीशन रीजन के अंदर। और डिप्लीशन रीजन में जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होगा, और वो भी क्या करेगा, दूसरे कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस तरह से क्यूमुलेटिवली देखा जाए तो बहुत सारे बॉन्ड के ब्रेक होने से एट ए टाइम बहुत ज़्यादा नंबर में चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, और इससे करंट फ्लो होगा, जिसको हम बोलेंगे कौन सी करंट, ड्रिफ्ट करंट, और ये होगा अवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन में। चलिए अगला देखते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। जेनर ब्रेकडाउन तब होता है जब हम जंक्शन को क्या कर रहे हैं, हेवीली डोप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोपिंग यानी इम्प्योरिटी आपने मिक्स किया। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि अचानक ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड से वाइब्रेट होकर वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना। दोनों में डिफरेंस, इसमें वाइब्रेट होकर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसमें कोलिजन होकर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और बॉन्ड के ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे तो उसके जनरेट होने से, और वो कहाँ जनरेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स डिप्लीशन रीजन के अंदर जनरेट हो रहे हैं, जहाँ पर बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो उसी अचानक मूव करेंगे बहुत तेजी से। इस कारण से हम कह सकते हैं कि बहुत हाई मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो करना स्टार्ट होगी। तो इस टाइप का ब्रेकडाउन हो जाएगा कौन सा, जेनर ब्रेकडाउन। तो ये मेन तरह से देखा जाए तो दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन। तो हमने डिस्कस किया कि पीएन जंक्शन डायोड को हम सर्किट में दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। अब पीएन जंक्शन डायोड की एक एप्लीकेशन है, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो समझे कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर की एक सर्किट है जो कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डीसी करंट और वोल्टेज, वेरिएबल डीसी करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो हम दो तरह के रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। पहला रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जो सर्किट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट, इसमें एक डायोड लगा हुआ है, आउटपुट के लिए कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगा रखा है, और ये जो वाला पोर्शन है ट्रांसफॉर्मर है। और क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनपुट आपने दिया एसी, ये एसी इनपुट है, ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इसके पीक वोल्टेज जो है, ये पीक करंट, चाहो तो वोल्टेज ले लो, करंट ले लो, वी नोट है। ओके, तो जब हम इसमें एसी एज ए इनपुट देंगे, ये इनपुट वोल्टेज है, तो जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो ये वाला जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होगा, और उससे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। और अप्रोक्सीमेटली अगर मान के चलो आइडियल डायोड हो, तो अप्रोक्सीमेटली जैसा आउटपुट इनपुट है वैसा ही आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। पर अगर मान लो डायोड आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल डायोड है, तो उस केस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप डायोड पर भी आएगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, आइडियल है तो वी नोट के इक्वल मिलेगा, और अगर आइडियल नहीं है, जर्मेनियम सिलिकॉन का डायोड है, तो वी नोट -0.3 या फिर वी नोट -0.7 वोल्टेज की पीक आउटपुट वोल्टेज आपको रिसीव होगा।
जब नेगेटिव साइकिल होगी तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आउटपुट आपको जीरो मिलेगा। फिर वही कहानी वापस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में कंडीशन होगी। नाउ एवरेज IDC या एवरेज VDC भी लिख सकते हैं इसको। एवरेज VDC यानी जो DC, ये इसको वेरिएबल DC बोलते हैं। एवरेज VDC निकालूंगा तो एवरेज VDC लिखूंगा मैं V0 अपॉन पाई, या फिर पॉइंट V0 माइनस 0.3 या V0 माइनस 0.7 अपॉन पाई। इसे IDC या तो जो DC हमने निकाला उसका करंट का जो DC करंट निकलेगी उसका RMS वैल्यू निकालेंगे, या DC वोल्टेज का RMS वैल्यू निकाल लूँ। DC वोल्टेज का RMS, ये DC वोल्टेज इसका RMS वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा V0 अपॉन 2। ओके, ओमेगा आउटपुट इक्वल टू होता है ओमेगा इनपुट, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी जो इनपुट है वही आउटपुट है। इफिशियंसी होती है 40.6%। रिपल फैक्टर होता है IDC RMS या VDC RMS, और IDC एवरेज या फिर VDC एवरेज का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1.25, यानी इसका रिपल फैक्टर जो होता है 1.25 के इक्वल आता है। इसी तरह से फॉर्म फैक्टर जो होता है वो IDC RMS और जो DC जो निकलेगा करंट DC, उसकी एवरेज का जो रेशियो होगा, जो अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से एवरेज जो आएगा वो मतलब जो रेशियो आएगा π/20 1.57 आएगा। चाहो तो वोल्टेज भी ले सकते हो, VDC RMS और VDC का एवरेज निकालेंगे तो π/2 है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होगी। ओके, तो अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज PN जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ये ट्रांसफॉर्मर है। इनपुट हमने जो दिया है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन है, अल्टरनेटिंग इनपुट है, और दो डायोड का यूज़ किया D1 D2, और बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा जिसके बिटवीन हम क्या करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे ना। ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके आउटपुट में 1 2 3 टोटल 3 पिन है, और इसको सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है। ओके, चलिए, जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव होगी, इनपुट साइकिल है, जब इनपुट साइकिल पॉजिटिव होगी तो उस केस में ये प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा, ये अर्थिंग है ग्राउंड। तो ये वाला D1 डायोड होगा फॉरवर्ड वाइस में, और D2 वाला डायोड हो जाएगा रिवर्स वाइस में। तो रिवर्स वाइस होने के कारण इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी करंट फ्लो होगा इसी लूप में फ्लो होता रहेगा, और ये करंट की डायरेक्शन होगी जिससे हमें V आउटपुट मिलेगा। तो जैसा इनपुट दिया था सिमिलर टू वैसा ही हमें आउटपुट मिलेगा अगर आइडियल डायोड है तो। और अगर जर्मेनियम डायोड है तो फिर थोड़ा सा लॉस होता हुआ, यानी V0 जो पीक वैल्यू तो उससे थोड़ा कम, यानी 0.3 वोल्ट कम हमें आउटपुट मिलेगा। सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 कम होते हुए हमें आउटपुट मिलेगा। जब नेगेटिव साइकिल होगी तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस में डायोड D2 हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस में, और D1 हो जाएगा रिवर्स वाइस में। तो फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, और पहले वाले करंट अभी वाली करंट दोनों सेम डायरेक्शन वाली करंट, तो वैसे आउटपुट मिलेगा जैसे पहले वाले में हमें आउटपुट मिल रहा था, और इस टाइप से साइकिल चलती रहेगी। तो ये एज ए वर्किंग होगी कि किस टाइप से फुल वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को वेरिएबल DC करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इस आउटपुट का अगर हम एवरेज निकालें तो वो 2V0 अपॉन पाई आएगा अगर पीक वैल्यू V0 है तो, और अगर पीक वैल्यू V0 माइनस 0.3V या V0 माइनस 0.7 है तो यहाँ V0 की जगह V0 माइनस 0.7 वोल्ट लगा देंगे। इस आउटपुट का अगर RMS वैल्यू निकालेंगे तो V0/√2 आ जाएगा। इस सर्किट की इफिशियंसी होती है 81.2%, और जो आउटपुट आया उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी इनपुट की फ्रीक्वेंसी की, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। इस सर्किट का फॉर्म फैक्टर जो होगा π/2/√2 होगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है ये हम हाफ वेव रेक्टिफायर में डिस्कस कर चुके हैं। रिपल फैक्टर जो होगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब देखो इस फुल वेव रेक्टिफायर में हमने क्या किया, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जो मोस्टली ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट को हम एक दूसरे सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जिसमें एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज़ करते हैं, बट 2 डायोड की जगह हम क्या करेंगे, इसमें 4 डायोड यूज़ करेंगे। अब वो कैसा होगा सर्किट, अब इसको बना के देखते हैं। बाकी पूरी चीज़ें सब टू सेम रहेगी, बस सर्किट में चेंज आएगा। ओके, फुल वेव रेक्टिफायर कि जो सर्किट को मैं डायग्राम में ये दिखा रखा है, इससे कुछ डिफरेंट सर्किट होगा और उसको बोलेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। इससे पहले भी हमने जो सर्किट बनाया था वो भी फुल वेव रेक्टिफायर का था, बस चेंज किया है, यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया है, जबकि D1 D2 D3 D4 टोटल 4 डायोड्स यूज़ किए, और RL लोड रेजिस्टेंस है जिसके बिटवीन हम क्या करेंगे, आउटपुट ऑब्टेन करेंगे। चले, जब पॉजिटिव साइकिल होगी उस केस में क्या होगा,
ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। इसके प्लस होने से D1 वाला डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में लिख देता हूँ। जो पॉजिटिव साइकिल है उस केस में क्या होगा, फॉर पॉजिटिव साइकिल के केस में D1 जो डायोड है अभी दिख रहा है यहाँ पर, ये फॉरवर्ड बायस में। और कौन सा फॉरवर्ड बायस में, D3 वाला डायोड भी क्या है, फॉरवर्ड बायस में। तो D1 और D3 तो क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, जबकि D4 और D2 क्या होंगे, रिवर्स बायस में होंगे। D4 और D2 की जो होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे। सही है। तो उस टाइम अगर करंट की डायरेक्शन देखें तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो करंट यहाँ से होता हुआ इस सर्किट के थ्रू इस वाले पाथ को फॉलो करता हुआ फाइनली एक लूप कंप्लीट करेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन होगी जब पॉजिटिव साइकिल की बात हो रही। जब नेगेटिव साइकिल होगी तो मैं यहाँ पर प्लस बना दूंगा और यहाँ पर माइनस बना दूंगा। तो नेगेटिव साइकिल वाले केस में अगर देखें तो फिर D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, और इसी तरह से D3 भी क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। और जो D4 और D2 पहले रिवर्स बायस में थे वो अब क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। ओके, तो करंट इधर से आ रहा है और D2 क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, D3 रिवर्स बायस में, करंट इधर तो नहीं जाएगा, करंट यहाँ पहुँचेगा। ये रिवर्स बायस में था इसलिए करंट इधर से होता हुआ यूँ चलेगा। तो वापस दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है, तो दोनों केस में जो आउटपुट मिलेगा हमें वो सेम टाइप का होगा। तो ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की वर्किंग होगी। बाकी जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की है, वी आउट, वी आर एम एस का आउट, इफ़िशेंसी, फ्रीक्वेंसी, रिपल फैक्टर, फॉर्म वेक्टर, बाकी सब चीज़ें क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस हमने सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात होगी।